बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज बात करते हैं जी इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट की, और इसको देखते हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट है और इसके बाद जो है क्या प्रोसेस जो है वो होने लगा है। तो इसे डिस्कस करते हैं। ईसीपी अनाउंसेस फाइनल रिजल्ट्स ऑफ पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024। ठीक है जी, 2024 का जो जनरल इलेक्शन है संडे को यानी कि 11 तारीख को जो है वो ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइनल रिजल्ट है वो इशू किया। वो कभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं लेकिन वो प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। तो फिलहाल एक उन्होंने प्रोसेस जो है उसका आगाज़ कर दिया है कि नई गवर्नमेंट जो है वो किस बेस पे बनेगी। तो नई हुकूमत के लिए ज़ाहिर बात है सबसे पहली चीज़ यही है कि जब उनका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद 21 डेज़ के अंदर अंदर जो है फिर असम्बली को कॉल किया जाता है और उसके बाद आगे सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब फिलहाल ये एक अलग डिबेट है कि इलेक्शंस कैसे हुए, किस तरह से हुए और कौन जीता। ये तो आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा से ये इशू रहा है। तो अभी भी आप देख लें लोग रोडों पे हैं और क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन फिलहाल हम ऑफिशियल चीज़ों को ही लेके चलेंगे अल्टीमेटली, क्योंकि जाहिर बात है चीज़ें तो ऑफिशियली काउंट होगी, बाकी तो शोर शराबा शायद उन लोगों कानों तक नहीं पहुंचता जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो सबसे पहले इस टाइम अगर हम देख रहे हैं तो लीड कर रही है जी पीटीआई, या उसके इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स है वो लीड कर रहे हैं 101 सीट्स के ऊपर, या आप ये कहें 93 सीट्स के ऊपर ये लीड कर रहे हैं, और 101 जो है साथ में बाकी इंडिपेंडेंट्स को मिला के। तो पीटीआई सबसे आगे है इस टाइम पे, जिसको हर तरह से जो है वो रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी इस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा लीड पे है। उसके बाद पीएमएलएन जो है वो दोबारा से 73 सीट्स के ऊपर है। ठीक है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है कि भाई इनकी सीट्स इतनी बनती नहीं थी, लेकिन बात फिर वहीं पे हम ऑफिशियल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब बनती हैं या नहीं उस पर हमारा इख्तियार नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने देनी थी। तो अगर हम यूँ कहें कि 93 सीट्स पीटीआई को दी गई, 73 सीट्स पीएमएलएन को दी गई, उसके बाद पीपी को 54 सीट्स दी गई, उसके बाद जेयूएफ एफ है और अदर कैंडिडेट्स हैं, इनकी जो है वो दो दो तीन तीन सीट्स हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इस बार बहुत ही यानी कि मेजर पार्टीज ही जो हमें सामने देखने को मिल रही हैं। जैसे अब 2018 या 2013 में था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पार्टीज थी जो एक एक दो दो सीट्स जीती थी, लेकिन इस टाइम पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। और टोटल 167 जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, हमने उन्हें डिस्कस किया था, और तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। तो फिलहाल तो अभी टर्नआउट का पूरा आइडिया नहीं हुआ, कि जब आएगा तो हम देखेंगे उस पर क्या है। तो देखिए अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसने संडे को यानी कि 11 फरवरी 2024 को जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, कि नताइज जो हैं उनका ऐलान कर दिया है। और इलेक्शन जो हुए थे वो कब हुए थे? फरवरी 8 2024 को। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, और उसके ऊपर आपको पता है बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि रिजल्ट जो है वो पहले 24 घंटों के अंदर आ जाता था, लेकिन उसको जो है वो 4 दिन तक रोका गया, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट आए। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और यही वो सबसे बड़ा रीज़न है। यही वो रीज़न है जिसने यानी एक आगाज़ किया। जाहिर बात है इसके पीछे पूरा प्रोसेस चलता रहा। आप देखें कि क्या कहा गया कि भाई कहीं पे फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर जीता हुआ कोई और है, और फॉर्म 47 जो ओवरऑल जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, देखिए एक एक पोलिंग स्टेशन से आप अगर जीतते हैं तो वहां पे आपको फॉर्म 45 मिलता है। ठीक है, तो फॉर्म 45 जब आप लेते हैं तो उसमें बताया हुआ होता है कि भाई आपने कितने यहां पे वोट लिए और क्या आपका मार्जिन है, और फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन सब का कलेक्टिवली जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो फॉर्म 47 है। यानी इन फॉर्म 45 को जमा करके इनके सारे वोट्स को फिर फॉर्म 47 होता है। तो अब ये इशू ये हो रहा है जैसे 2018 में कहा जा रहा था कि भाई आरटीएस बिठा दिया गया। ठीक है जी, आरटीएस सिस्टम जो था उसको बिठा के तो कहा गया कि भाई पीटीआई को जितवाया गया था। तो अब ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई पीएमएलएन को जो है ये जो सीट्स दी गई हैं बाकियों को दी गई हैं वो फॉर्म 47 के अकॉर्डिंगली दी गई हैं, लेकिन फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली पीटीआई ये कहती है कि भाई हम 169 सीट्स जो है वो जीत चुके हैं, इससे भी ज्यादा जीत चुके हैं फॉर्म 49 के अकॉर्डिंगली, 45 के अकॉर्डिंगली जो ऑफिशियल है। क्योंकि एक्चुअल जो है सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर, सबसे निचले लेवल के ऊपर वो फॉर्म 45 ही है जो बताता है कि भाई इसने इस हल्के से या इस एरिया के अंदर से जो पोलिंग स्टेशन था उससे कितने वोट्स लिए हैं, फिर उन्हीं को कलेक्ट करके। तो अब खैर अब ये सारे केसेस जाएंगे अदालतों के अंदर, आपको पता है अदालतें पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा रिलीफ दे रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो वहां पे जाएंगे तो फिर आगे ये जो है ना नई गवर्नमेंट जब खत्म होने लगी होगी 2029 के अंदर, तो फिर कहीं इनके रिजल्ट्स आएंगे कि हाँ भाई ये इतनी सीट्स पे जीते हैं और यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस आगे होगा। तो बेसिकली ये इश्यूज अभी चल रहे हैं।
तो और इशू क्यों चल रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट लेट हुआ और उसमें सारी गड़बड़ की गई कि रात को सोते हुए कोई और थे और सुबह जाग के कोई और हैं, तो वो एक अलग इशू है। तो अब जो है अगर हम देखते हैं 266 सीटों के ऊपर जो है इलेक्शन हुआ, इवन एक को छोड़ के 265 सीट्स के ऊपर, क्योंकि एक आपको पता है कैंडिडेट जो है वो बीच में उनका कत्ल हो गया, तो जिस वजह से जो है वो वहां पे इलेक्शंस नहीं हो सके। ठीक है, 265 है और उसमें से 264 के ऊपर जो है वो रिजल्ट अभी फिलहाल इशू हुआ है। अभी फिलहाल कुछ रिजल्ट्स रहते हैं, एक आध रिजल्ट रह गया। इसमें अगर हम देखते हैं जी, सबसे पहले नंबर पे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स प्लस पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के भी सारे इंडिपेंडेंट ही लड़ रहे थे। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके पास सीट्स हैं जी 101। ठीक है, 101 सीट्स जो हैं वो पीटीआई और इंडिपेंडेंट के पास हैं। बेसिकली अगर वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे एसीपी की, तो 93 सीट्स जो हैं वो पीटीआई के पास हैं, और इसके ऊपर की जो सीट्स हैं 8 सीट्स जो हैं वो दी हुई हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो पीटीआई बैक्ड नहीं थे। ठीक है, ये सीट्स इनको दी हुई हैं। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, नवाज शरीफ साहब हैं दूसरे नंबर पे, 75 सीट्स इनकी हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई ऑफिशियल सीट्स इनकी जो है वो 15 से 20 सीट्स हैं। ठीक है, 15 से 18 सीट्स, लेकिन ये सारी ऊपर की इन्हें दी गई हैं क्योंकि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली इनकी नहीं बनती। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी 54 सीट्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है धांधली को जस्टिफाई कैसे किया जाता है, गो कि एक जस्टिफिकेशन बनती तो है। अब जैसे मैंने कहा कि 2000, अब जहाँ पे धांधली हो रही है तो उसको कह रहे हैं भाई कि 2018 के अंदर पीटीआई को इसी निजाम के थ्रू जितवाया गया, आरटीएस बिठा के। ठीक है, और अब जो है वो नून लीग को क्योंकि जितवाना था, डिसीजन मेकर्स जो बैठे हुए हैं उनका फैसला था, जाहिर बात है ये एक अलग चीज है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या और किस तरह से, तो अब इसलिए उसको जस्टिफाई किया जा रहा है इस तरह से। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी, तो एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, उसने 17 सीट्स ली हैं। ठीक है, और जमात इस्लामी जो है अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 सीट्स ले चुकी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जो है पॉलिटिकल पार्टीज, इवन पाकिस्तान जब नहीं बना था, मुश्तरका हिंदुस्तान के टाइम की ये पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे जमात इस्लामी हो गई या जमात उलमाए इस्लाम हो गई। ठीक है, फजल रहमान साहब की JUIF की जो है वो पार्टी होगी, तो ये बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन फिर वो ये बाकी जो उनके मुकाबले में बनी हुई है, जैसे PMLN है 1980s की, PPP है 1967 की बुनियाद है, और 1996 की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की पार्टी है PTI की। तो ये बहुत ही न्यू पार्टीज हैं जो इस टाइम पे लीड कर रही हैं, क्योंकि ये सेकुलर या लिबरल थॉट्स रखती हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये इस्लामिक थॉट्स रखती हैं, तो ये हमेशा जो है वो कम सीट्स लेके, या जमात इस्लामी जो है उसकी परफॉर्मेंस किस टाइम पे बहुत अच्छी रही है, वो हुकूमत में आती रही है, पावर्स लेती रही है, लेकिन उसके बाद शायद उस तरह से उसको मोबिलाइज नहीं किया जा सका, तो सिर्फ 4 सीट्स मिली हैं। और उसके नतीजे के तौर पे आपको पता है कि जो सिराजुल हक साहब हैं उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आज, कि भाई मैं अब जो है वो, क्योंकि वो अपनी सीट भी हार गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरी साइड पे जो JUF वाले हैं वो KP के अंदर सिर्फ 7 सीट्स जीती हैं उन्होंने, और वहां पे शोर कर रहे हैं सिंध के अंदर कि भाई वहां पे धांधली हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, तीसरे नंबर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसने सिर्फ 3 सीट्स ली हैं, ये दूसरी वाली मुस्लिम लीग है, ये N वाली नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसका बहुत शोर हो रहा था, IPP जिसको जो है वो बनाया गया था एक किंग मेकर के तौर पर, ठीक है, या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है सिर्फ ये 2 सीट्स ले सके हैं। इवन जहांगीर तरीन साहब अपनी सीट भी नहीं ले सके, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई वो पॉलिटिक्स से अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। जाहिर बात है वो हारे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम हमेशा के लिए पॉलिटिक्स में छोड़ रहा हूं। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो शिया जमात है, ठीक है, जो PTI के साथ उनका अलायंस भी था, तो वो जो है वो ज़ियाउल हक साहब की जो शहीद की पार्टी है मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग ज़िया, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, इन्होंने एक एक सीट ली है। ठीक है, इन 5 जमातों ने एक एक सीट हासिल की है। तो टोटल जो है वो 262 जो है वो 266 में से 262 का अभी तक फिलहाल ये रिजल्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, अभी 1-2 जो है वो पेंडिंग है। तो ये हालात हैं जी हमारे इलेक्शंस के फिलहाल, यानी कि मेजर जो पार्टीज हैं उन्होंने ही मैक्सिमम सीट्स ग्रैब की हैं, चाहे वो ताकत से की हैं या जैसे भी की हैं, लेकिन हकीकत यही है कि चलेंगी ये, क्योंकि ऑफिशियली जो है जाहिर बात है ऑफिशियल ही चलती हैं, बाकी तो जो भी कहे। अब अगर हम यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक देखते हैं, एक थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है जी, मवाजना करते हैं और मवाजना देखते हैं कि 2013, 2018 वर्सेस 2024 के जो इलेक्शंस है उसमें हमें सीट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखने को मिल रही है। तो देखिए 2013 के अंदर टोटल जो असेंबली की सीट्स थी जहां पे डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहे हैं 272 सीट्स हैं, अब 266 हैं। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो अब यहां पे अगर 2013 में देखते हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं जी PMLN सबसे टॉप पे थी और 129 सीट्स इसने हासिल की थी और इसी की गवर्नमेंट बनी थी 2013 के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने 36 ली थी, और PTI तीसरे नंबर पे थी 26 सीट्स के साथ, और उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टीज थी।
अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसी तरह से पीटीआई जो है 2018 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट बनी थी, नवाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो यहां पे हम देख रहे हैं पीटीआई ने 116 ली 2018 के अंदर, पीएमएलएन ने 64 ली, पीपीपी ने 43 ली और इंडिपेंडेंट जो है वो 13 थे। उसके बाद अब हम 2024 की अगर बात कर रहे हैं तो 2024 में देखते हैं तो हमारे पास पीटीआई बैग जो हैं वो 93 आ रहे हैं, ठीक है, और टोटल इंडिपेंडेंट को मिला के 101 है, तो 93 अब पीटीआई है, 74 जो है वो पीएमएलएन है, पीपीपी 51 है, फिलहाल ये 54 हो चुकी हैं, ठीक है, और एमक्यूएमपी जो है वो 15 अब जो है वो 17 है। तो ये सीट्स जो है वो इनकी फिलहाल आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है, अगर आप इस कंपैरिजन को देखते हैं, क्योंकि चीजें अपडेट हो रही हैं, अब ये कल को अगर आप इसको बाद में देखेंगे जब मजीद ईसीपी जो है मजीद चीजें फाइनल कर देगा तो ये मजीद अपडेट हो जाएंगी, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो देखिए यहां पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी तो ये 129 सीट्स, जबकि कहा गया कि धांधली से जितवाई गई। यहां पे पीटीआई जो है वो 116 सीट्स, और उसके बाद हम देखते हैं दोबारा से यहां पे, तो बेसिकली हमारे यहां एक रिवाज है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और उसके जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी हमेशा नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाती है, कि यहां पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट बनी 2013 के अंदर, ठीक है, तो 2018 के अंदर पीटीआई की, और उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो उससे पीछे हमने देखा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, तो पीपल्स पार्टी की री इलेक्ट होकर नहीं आ सकी, ठीक है, और री इलेक्ट नहीं हुई तो उसके नतीजे के तौर पे पीएमएलएन आ गई, उसके बाद पीएमएलएन के बाद पीटीआई आई, और अब ये दोबारा से एक चीज हो रही है कि अब दोबारा जो है वो पीटीआई वाहिद पार्टी के जो फिर से आ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 1970 के इलेक्शंस हुए तो भुट्टो साहब आए, 77 में फिर से हुए तो फिर से भुट्टो साहब आए, लेकिन उसके बाद आपको पता है मार्शल लॉ लगा, ठीक है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, और खास करके अगर केपी में देखें तो अब चौथी बारी जो है वो पीटीआई आ रही है, और इसको जो है वो 4th टाइम दिया जा रहा है। इवन जो लोकल पार्टीज, अब तो खैर थोड़े से फिगर्स चेंज हो चुके हैं, उसमें एक भी सीट जो है वो पीटीआई के अलावा किसी ने नहीं जीती, सारी की सारी सीट्स, और यहां पे ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है केपी के अंदर, कहा जा रहा है कि जहां पे शायद कोई अपोजिशन ही ना हो। तो अब चीजें थोड़ी सी वो अपडेट हुई हैं, तो इस तरह जो है वो कल के जो अपडेट थी उसके हाल से कहा जा रहा था कि एक सीट भी जो है किसी और ने जीती। अब फिलहाल यहां पे भी एएनपी कह रही है कि धांधली हुई है, बाकी पार्टी तो अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन यहां पे एक चीजें शिफ्ट हो रही हैं, तो यहां पे हमें आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पब्लिक क्या सोच रही है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जा रही है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आइडियोलॉजी के ऊपर जब 1970 के अंदर गई आइडियोलॉजी के ऊपर तो 2 बार रीइलेक्ट हुए भुट्टो साहब, अब यहां पे भी होना तो यही चाहिए था, बिलहाल बन यही रहा था। जैसे अब पीटीआई अगर फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली कहती है कि भाई हमारी 169 या 170 सीट्स है, तो जाहिर बात है इनकी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि 169 सीट्स चाहिए तो फिर तो इनकी बनती है, लेकिन अब जबरदस्ती के हिसाब से कुछ और चीजें बन रही हैं, तो ये एक चीज आपने देखनी है। अब फिलहाल हालात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई किसी पार्टी के पास भी जो है वो 169 सीट्स नहीं हैं जो हुकूमत बनाने के लिए चाहिए होती हैं। सो इसका मतलब ये है कि अब क्या होगा, अब एक कुलियन गवर्नमेंट बनेगी जिसमें आपको पता है कि पीएमएलएन को जो है वो बनाया जाएगा, उनके नवाज शरीफ साहब को, और 3 डेज के अंदर अंदर जब ये नोटिफिकेशन इशू हो चुका, यानी नोटिफिकेशन 11 तारीख को इशू हुआ, तो 14 तारीख को जो है वो 14 फरवरी को जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, ठीक है। अब ये भी पीटीआई के लिए चैलेंज है कि उनका तो पार्टी इलेक्शंस नहीं है, बल्ला लिया हुआ है, तो अब वो कैसे इसको डील करेंगे और किस तरह से जो है 3 दिनों के अंदर अंदर होगा, एक तो गुजर चुका, ठीक है, तो ये जो है 3 डेज के अंदर अंदर होगा, और उसके बाद जो है फिर आगे नई गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद फिलहाल अभी पीटीआई तो उसको मानने को तैयार नहीं है, वो ये कहती है भाई हम इन रिजल्ट्स को नहीं मानते, और वो आपने देखा संडे को भी उन्होंने जो है प्रोटेस्ट की है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी सीट्स क्यों इनको जितवाई गई हैं और क्यों रात 11 के बाद जो है रिजल्ट चेंज किया गया। तो फिलहाल ईसीपी जो है उसने मानने से इनकार कर दिया इरेगुलरिटीज को, उनका नहीं भाई बहुत अच्छे इलेक्शन हुए, सिवाय 2-4 सीट्स के, हमेशा जो कहा जाता है 2-4 सीट्स के बाकी सब ओके था, ठीक है, जबकि यहां पे पीटीआई ये कह रही है कि 100+ सीट्स के ऊपर जो है वो 2 नंबरी हुई है। इसी तरह से एएनपी जो है वो कोई सीट नहीं जीत सकी, तो एक सीट उसकी है, तो वो उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया, उनका नहीं भाई हम भी इनको नहीं मानते, हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। जेयूआईएफ जो है वो सिंध के अंदर कह रही है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें क्यों हरवाया गया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल देखते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया आपने देखा ट्विटर, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट लगी हुई है। यूएस के सेनेटर्स जो है, कांग्रेसमैन खास करके, यूके के जो है, इसी तरह से ईयू जो है, ये सारे कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए, गो के ईसीपी ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये है कि इसका मतलब इंटरनेशनली भी जो है इन इलेक्शंस को उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा जैसे होना चाहिए था। और यूएस का अब सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि यूएस के कांग्रेसमैन जो है, क्योंकि आगे आपको पता है इलेक्शंस भी आने लगे हैं, इवन इस टाइम पे चल रहे हैं इलेक्शंस यूएस के अंदर,
तो अगर कांग्रेसमैन का प्रेशर ज्यादा पड़ता है और यूएस गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर देता है जो नई गवर्नमेंट आती है, तो फिर क्या होगा। लेकिन फिलहाल यहां पे भी एक डिबेट है कि क्या जो है वो सीआईए जो है वो इस चीज को मैनेज कर रही है या जो हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको जो बाइडेन साहब है वो मैनेज कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर सीआईए मैनेज कर रही है चीजों को तो फिर तो अल्टीमेटली वो इलेक्शंस मान लेंगे, लेकिन अगर जो बाइडेन खुद कर रहे हैं तो फिर शायद ये पॉसिबल ना हो। अगर उन्होंने ना माना तो फिर हमारे लिए इंटरनेशनली चीजें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि फिर ना तो हमें आईएमएफ की डील मिलेगी, ठीक है, ना ही इंटरनेशनल फॉरम्स के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को रिकग्निशन मिलेगी, कोई इन्विटेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, तो हम जो है वो बैकवर्ड सफर स्टार्ट कर देंगे, ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो फिलहाल अब देखते हैं, शोर शराबा तो बना हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ जो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर जहां पे जो इश्यूज बने हुए हैं वो अगर आपको पता हो तो देखिए एनए 130 के ऊपर इश्यूज बने हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब दो हलकों से खड़े हुए थे, एक मानसेरा का हलका था और दूसरा लाहौर का था। तो अब देखें लाहौर के हलके से वो जीत चुके हैं, मानसेरा से वो हार चुके हैं, लेकिन लाहौर के हलके से भी वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के अगेंस्ट जो है वो एनए 130 से जीते थे, और वहां पे भी कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, तो इसलिए यहां पे इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं यहां पे क्या रिजल्ट निकलता है। इसी तरह से एनए 119 में जो मरियम नवाज जहां पे जीती हैं लाहौर 3 से, तो यहां पे जो है शहजाद फारूक साहब इन्होंने इनकी विक्ट्री को चैलेंज किया हुआ है, लेकिन जाहिर बात अब ये चीजें पहले से तय हो चुकी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से एनए 71 आपको पता है कि जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम पे इलेक्शंस हमें बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिले हैं। तो सियालकोट टूर से ख्वाजा आसिफ साहब के अगेंस्ट में जो है वो रेहाना डार साहिबा जो हैं उन्होंने अपील की हुई है, फिलहाल वो कहती हैं मैं जीती हुई हूं, ठीक है। इसी तरह से एनए 64 गुजरात में जो है ये यहाँ पे जो चौधरी सालिक हुसैन है इनकी विक्ट्री को जो है चैलेंज किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। एनए 47 इस्लामाबाद से जो है वो शोएब शाहीन साहब जो है उन्होंने पीटीआई के जो नून लीग के फजल चौधरी साहब है उनको चैलेंज किया हुआ है, और एनए 238 कराची से जो है हलीम आदिल शेख साहब ने जो है उनके अगेंस्ट जो थे सादिक इफ्तिखार उनको चैलेंज किया हुआ है। तो ये वो सीट्स हैं जो जीते हुए ये हैं, ठीक है, जीते हुए ये लोग हैं, लेकिन इनको जितवाई गई हैं, समझ रहे हैं बात को, इनको जितवाई गई हैं। तो ये एक चीज है कि अगर ये फिर चेंज होती हैं तो फिर अब जैसे नवाज शरीफ साहब अगर सीट जीतते ही नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, प्रॉब्लम तो ये है, इसलिए इनको तो जितवानी है, जाहिर बात है। इसी तरह से बाकी जो है ख्वाजा आसिफ साहब या बाकी ये चीजें अगर हम देख रहे हैं तो उस पर यहाँ पे काफी ज्यादा अब क्रिटिकल चीजें हैं। अगर अब हम जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज की बात करते हैं आई एम सॉरी, तो प्रोविंशियल असम्बलीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पंजाब असम्बली है, ठीक है। पंजाब असम्बली का रिजल्ट देखते हैं जी, तो रिजल्ट 296 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आउट हुआ, और उसमें हम देख रहे हैं जी कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो 138 लेके आगे हैं, पीटीआई और प्लस इंडिपेंडेंट, और पीएमएल-एन जो है वो 137 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और पीपल्स पार्टी जो है वो 10 सीट्स यहां पे ले सकी है, पीएमएल-क्यू 8 सीट ले सकी है, टीएलपी और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी सिर्फ एक एक सीट ले सकी है। हालांकि अब यहां पे देखें तो टीएलपी जो है उन्होंने काफी ज्यादा शोर या ववेला मचाया हुआ था और उनकी काफी ज्यादा वोट भी थे, लेकिन सिर्फ यहां पे ये एक सीट जीत सके हैं। इसका मतलब इतना ज्यादा इनका अभी जो है पब्लिक मोबिलाइज नहीं है कि ये इस तरह से कोई बड़ी मार्जिन में जीत सके। तो यहां पे ये पंजाब असम्बली यानी जहां पे इंडिपेंडेंट लीड कर रहे हैं या कहीं पीटीआई लीड कर रही है, लेकिन साथ में हुकूमत जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब की बनेगी। यहां पे सिंध असम्बली देखते हैं तो 130 कॉन्स्टिट्यूंसीज का अगर हम देखते हैं यहां पे, तो पीपी जो है वो 84 के ऊपर सबसे टॉप पे जा रही है हमेशा की तरह, ठीक है, चाहे लीगल या इलीगल वे में। एमक्यूएम दूसरे नंबर पे है, उसी तरह हमेशा की तरह एमक्यूएम 28 सीट्स के साथ, इंडिपेंडेंट जो है वो 14 है सिर्फ यहां पे। हालांकि पिछली बार पीटीआई यहां से काफी सीट्स जीती थी, लेकिन इस बार जो है वो सारी की सारी एमक्यूएम की गोद में गई हैं, ठीक है, साथ में पीपल्स पार्टी। और जीडीए जो है वो सिर्फ 2 सीट जीत सकी है। ये यहां पे काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर यहां पे सिंध के अंदर कोई पावर तोड़ सकता था पीपल्स पार्टी की तो वो जीडीए थी, ठीक है। इंटीरियर सिंध के अंदर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है वो जीत सकता था, लेकिन वो सिर्फ 2 सीट्स जीते हैं, तो अब इसलिए इनके लिए भी मुश्किल हो गई है काफी ज्यादा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली देखते हैं, 113 में से 111 सीट्स का रिजल्ट जो आउट हुआ उसमें अगर हम देख रहे हैं तो इंडिपेंडेंट जो है वो टॉप पे हैं, यानी पीटीआई इस टाइम पे 90 सीट्स के साथ टॉप पे है, ठीक है। कल तक ये चेंज था और यहाँ पे कोई अपोजिशन जीत नहीं रही थी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं पीएमएल-एन जो है सिर्फ 5 सीट्स यहाँ से जीत सकी है। तो अगर आप ये देखिए कि पीएमएल-एन यहाँ से सिर्फ 5 सीट्स जीतती है और उसकी गवर्नमेंट जो है वो बनती है वफाक के अंदर, तो वो यहाँ पे इसका मतलब इस सूबे को वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये भी काफी अनफॉर्चुनेट है। पीपीपी देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 सीट्स जीत सकी है, जमात इस्लामी 3 सीट्स, और यहाँ पे जेयूआई 7 सीट्स जीत सकी है। बलूचिस्तान की बात करते हैं तो जहां पे इलेक्शंस तो कभी हुए नहीं हैं, तो वहां पे 51 में से 48 सीट्स जो है उनकी अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले पे है, ठीक है, 11 सीट्स इसने ली हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की है 9 सीट्स इन्होंने ली हैं। जमात उलमाए इस्लाम जो है 9 सीट्स इन्होंने ली हैं,
ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है वो सिर्फ 6 सीट्स जीत सके हैं, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है और जमात इस्लामी जो है वो सिर्फ एक एक सीट जीत सके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अजीब व गरीब यहाँ पे बलूचिस्तान का हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि जिनको जीतना चाहिए था, जो जो एक्चुअल में जो है वहाँ पे चीज़ों को ऑन करते थे, वो जीते ही नहीं हैं, और वफाकी पार्टीज़ को वहाँ पे जिताया गया है। तो इसका मतलब शायद कि ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं, ये जो बलूचिस्तान के हालात बने हुए हैं, ये ठीक नहीं होंगे, बल्कि ये मज़ीद आगे इसी तरह से ही जाएंगे। तो देखते हैं क्या यहाँ पे बनता है। तो ये हमारे पास सूबाई असम्बली की सीट्स थी। अब आगे इसके बाद प्रोसेस क्या होगा कि प्रोसेस ये है कि देखिए सेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेक्शन 91(2) के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट अलवी साहब जो है खुद भी जो अपनी मुद्दत 5 साल पूरी कर चुके हैं, और उनको ये एजाज़ है कि वो चौथे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है। तो वो क्या करेंगे जी, वो ड्यूटी बाउंड है कि उन्होंने 21 दिनों के अंदर अंदर जो नोटिफिकेशन इशू होगा उसके 21 दिनों के अंदर अंदर, यानी 11 तारीख से के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर, तो 29 फरवरी 2024 को उन्होंने नेशनल असम्बली को जो है वो कॉल करना है, जितने भी MNAs हैं जो जीते हुए हैं। तो इसका मतलब अभी काफी ज्यादा टाइम है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, और यहाँ पे खरीदो फरोख्त अभी लगी हुई है। जो इंडिपेंडेंट है वो कोई नून लीग को, कोई PTI को, कोई किसको ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे खूब जो है वो भी बोली लगेगी 29 तारीख तक, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली जी सेक्शन 98 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जिसको 2023 के अंदर आपको अपडेट भी किया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ECP ने 14 दिनों के अंदर अंदर नोटिफिकेशन वगैरह सारे जो है फाइनल करने हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर लेंगे 3 दिनों के अंदर अंदर, किसी को नोटिफिकेशन के 3 दिनों के अंदर अंदर। और उसके बाद 4th डे में क्या होगा जी, जो वुमेन्स की सीट्स हैं वो जो एलोकेट की जाएंगी उनकी पार्टी के हिसाब से, क्योंकि जो पार्टी जीती भी है सारी बात उसी रेशो के हिसाब से जो है, उस रेशो के हिसाब से औरतों की जो सीटें हैं वो दी जाएंगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट को, अब जाहिर बात है इंडिपेंडेंट को उस तरह से नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे भी PTI के लिए काफी ज्यादा क्राइसिस है, वो कैसे से मैनेज करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब की जो है वो सीट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी उस लिहाज से। अच्छा, अब फर्स्ट डे ऑफ नेशनल असेंबली जो है उसके अंदर क्या होगा, जो स्पीकर जाने वाले हैं, ठीक है जी, वो स्पीकर क्या करेंगे, MNAs से ओथ लेंगे। पहला काम ये होगा, ठीक है, वो MNAs से ओथ लेंगे। उसके बाद सेकंड डे में क्या होगा कि न्यू जो है वो स्पीकर साहब और जो डिप्टी स्पीकर साहब है उनके लिए जो है वोटिंग होगी दूसरे दिन में, ठीक है। पहले दिन जो है वो MNAs अपना हलफ लेंगे, जो जनरल स्पीकर साहब है उनसे लेंगे। दूसरे दिन जो है वो MNAs फिर जो है न्यू स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को चूज करेंगे। और तीसरे दिन क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी वोटिंग होगी कि कौन जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा तीसरे दिन। ये तो ये पहले 3 दिन के जो है काम होंगे। इसके अलावा सेक्शन 91(3) के अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है जी, कि जो इलेक्शन करेगा स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, उसके बाद नेशनल असेंबली, और ये पूरे का पूरा जो है प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जो है वो होगा। फिर हम देखते हैं जी 91(4) जो है सेक्शन, ये क्या कहता है, ये कहता है जी कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या जो अगर कुलियन बनती है तो जिसको मेजॉरिटी वोट मिलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो जाहिर बात है कुलियन ही बनेगी, PMLN की जो है वो बनेगी, और साथ में PPP की बनेगी, और साथ में जो है वो MQM की बनेगी। तो आपको पता है इनकी जो है वो फिलहाल बातचीत चल रही है। तो फिर से वही जो है आप ये कह सकते हैं कि PDM जो है PDM 2.0 बनने जा रही है। तो क्या PDM 1 जो है वो कामयाब हुई थी? नहीं हुई थी। उसने मुल्क के, आप अगर देख लें स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो शदीद जो है मुल्क को बहरान में गई, इवन मुल्क डिफॉल्ट होते होते बचा। तो क्या PDM 2 कामयाब होगी? क्योंकि सिर्फ यहां पे एक चीज बदलेगी, और वो क्या होगा, वो कुर्सी के ऊपर बैठने वाले बदलेंगे। यहां पे शहबाज शरीफ साहब थे और अब इस टाइम पे जो है वो नवाज शरीफ साहब यहां पे बैठेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या 2.0 कामयाब होती है या नहीं होती। बेसिकली अगर हम देखिए, अगर हम आर्गुमेंट्स को लेके चलते हैं ना, कि आर्गुमेंट्स को लेके चलें या एनालिसिस करें कि क्या हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कामयाब होगी या नहीं, तो अल्टीमेटली कामयाब नहीं होती भी देखने को मिल रही। उसका रीजन क्या है, देखिए वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप हारे हुए घोड़ों के ऊपर जो है वो लगाएंगे बेट, तो आप जाहिर बात है हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि ये PDM वही है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती, तो तब तक गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं इस टाइम पे ना, वो 2/3 गवर्नमेंट के अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये हकीकत है। क्योंकि आप सिर्फ देख लें कि डे टू डे बेसिस के ऊपर जो डिसीजन लेने होते हैं, जो लॉज बनते हैं, जो चीजें होती हैं, वो कैसे मैनेज होती हैं। सो इसका मतलब अल्टीमेटली पावर जो है वो वहां पे ही रहेगी, डंडे वाली सरकार के पास। और डंडे वाली सरकार, या आप ये कह लें एस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क को रन करने जा रही है अगले 5 साल अगर उन्होंने चलाया, क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो ये जमहूरियत सिर्फ एक आपको सामने देखने को मिलेगी, अदरवाइज जमहूरियत एक्चुअल में नहीं होगी, ठीक है। कोई भी पार्टी हो लेकिन उसके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो मुल्क को ठीक करेगी, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो कुलियन गवर्नमेंट है इसके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक को खुश करना पड़ता है, धमकियां होती हैं, तो ये चीजें शायद मुश्किल हों। तो अब यहां पे अगर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो अनसर्टेनिटी है ये जारी रहेगी, ठीक है।
दूसरा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जारी रहेगी। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं 76 ईयर्स की, तो अगर ये गवर्नमेंट ने 4 साल या 5 साल कंप्लीट किए तो फिर हम कहेंगे 81 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली। और जो आउटलुक्स हैं, इकोनॉमिक आउटलुक्स अगले 2-3 साल के पूरी दुनिया के अंदर डाउन ही जा रहे हैं, तो यहां पे फिर हमें ज्यादा इफेक्ट करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं जी इकोनॉमिक क्राइसिस, इसका मतलब जारी रहेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसका मतलब जारी रहेंगे। सो इसका मतलब हमारे हालात जो हैं, मेरे या आपके हालात शायद नहीं बदलने लगे। 80% चांसेस यही हैं कि चीजें एज इट इज चलेंगी, इसी तरह से खींचातानी जारी रहेगी, पोलराइजेशन जारी रहेगी, और ये धरने और ये सब कुछ जो है उसी तरह से जारी रहेगा। और जो एक्चुअल में एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने पास कंट्रोल रखेगी और चीजों को कंट्रोल करेगी और जमहूरियत को शायद कभी भी आगे नहीं आने देगी। तो अब सवाल तो बनेगा, लेकिन देखते हैं अब क्या जो है वो यहां पे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।